मेरे श्रोताओं को सादर नमस्कार। मित्रों, ललती की कहानी अब अंतिम चरण में है। लंदन से चलते समय ललती ने ऑर्थर को क्या करने बोला। आइए सुनते हैं इस कहानी का 5वां व अंतिम भाग। 7 दिन उसी अंधेरी कोठरी में बिताकर मैं लंदन का वैभव बिना देखे ही भारत लौट आई। लंदन से दूर उस झोपड़पट्टी सी बस्ती में न मुझे किसी ने देखा, न मैं ही बाहर निकली। एक बार ऑर्थर ने ही प्रस्ताव रखा कि हर शनिवार को लंदन जाता है, मैं जब आई ही हूँ तो क्यों ना वह मुझे घुमाकर कुछ दर्शनीय प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान दिखा लाए। किंतु मैंने उसका प्रस्ताव उसी क्षण फेर दिया। क्या यह संभावना सदैव नहीं बनी रहेगी कि किसी भी क्षण मैं उस प्रवंचक से टकरा जाऊं, जिसके अतीत के क्षणिक स्पर्श की स्मृति मुझे दिन रात सहस्त्र बिच्छुओं का सा दंड दे रही थी। ब्रिटिश म्यूजियम, हाइड पार्क, बकिंघम पैलेस, रंगीन चौबदार, सब कुछ देखने के अधूरे सपने आंखों ही में लिए मैं भारत लौट आई। ऐसी व्यर्थ विदेश यात्रा कर कोरी हंडिया सी भारत लौटने वाली मैं शायद पहली भारतीय थी। ऑर्थर ने ही मेरे लौटने की संपूर्ण व्यवस्था कर दी थी। मैं चलने लगी तो उसकी माँ ने मुझे छाती से चिपटा लिया। कहने लगी, बच्ची तुम अभी जवान हो, एक बार ठोकर खा ली तो क्या हुआ, उठकर खड़ा हो और फिर सीना तानकर चलती रहो। इस बार अच्छा लड़का देखकर घर बसा लो। मैं उससे कैसे कहती कि हमारे देश में अब भी ब्राह्मण दुहिता का अंगूठा एक ही बार थामा जाता है। उसके संस्कार स्वयं ही उसे दूसरा अंगूठा थामने की अनुमति नहीं देते। कैसे नहीं देते? मैंने एक बार फिर उसे बड़े अधैर्य से टोक दिया। अला को देख, उसने क्या तलाक लेकर एक मद्रासी से शादी नहीं कर ली और अपनी वह भरी अदालत में अपने नपुंसक पति के पौरुष की धज्जियां उड़ा अब ठाठ से दूसरा विवाह कर रानी बन बैठी है। अपनी अपनी बात है मौसी। एक बार जुआ हार कर सर्वस्व गंवा चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं दांव नहीं लगा सकती। ठीक ही कह रही थी वह। मैं क्या उसे नहीं जानती थी? उसकी गहरी जड़ें उस जिद्दी पौधे की सी जड़ें जिसको कलम कर दूसरी धरा पर लाख प्रयत्न करने पर चतुर से चतुर बागबान भी कभी नहीं उगा सकता। आर्थर, मैंने चलने से पहले आर्थर से कहा, मेरा एक काम कर दोगे? कहो। वह थम कर खड़ा हो गया। मैंने अपने पर्स से सुधीर की रंगीन तस्वीर निकाली। विवाह के वेश में सहरा बांधे, पिसे चावलों के कुरमुरे से ललाट विभूषित किए, रेशमी पीतांबर और रॉ सिल्क के सफ़ेद कुर्ते पर जरीदार लाल दुशाला ओढ़े नौशा बना सुधीर मुस्कुरा रहा था। गले में फूलों का हार, माथे पर रोली का नुकीला तिलक, एक एक सज्जा तस्वीर में सजीव होकर उतर आई थी। द्वारचार के समय उसके चचेरे भाई ने उसी के विदेशी कैमरे से यह चित्र लिया था। यह तुम्हारा पति है? था, मैंने कहा और कंठ का मंगलसूत्र निकालकर उस तस्वीर पर धर उसे थमा दिया। यह क्या, मुझे क्यों दे रही हो यह? आर्थर कभी मुझे और कभी उस मंगलसूत्र मंडित तस्वीर को देख रहा था। हमारे यहाँ जब पति की मृत्यु होती है तो विवाह का चिन्ह या मंगलसूत्र उसकी छाती पर धर दिया जाता है। वही कर रही हूँ। तुम तो हर शनिवार को लंदन ब्रिज जाते हो, तो क्या उसे यह लौटा दूँ? पता दे सकती हो? नहीं आर्थर, उसे नहीं लौटाना। वह है ही कहाँ जो तुम उसे लौटाओगे? मेरे लिए तो वह मर चुका है। इसे तुम नदी में बहा देना। एक क्षण को वह मुझे देखता रहा, फिर उसने मेरा चिबुक थाम अपने कदर्य काले मोटे अधर मेरे ललाट पर रख दिए, और किसी पर पुरुष से ने ऐसा दुस्साहस किया होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती, उसकी आंखें निकाल लेती। किंतु मुझे लगा मैं जागेश्वर के गूढ़ मंडप में खड़ी हूँ और धरा में धंसे उस अदृश्य शिवलिंग का स्पर्श ही मेरे ललाट को शीतल स्निग्ध कर गया है। मेरी उड़ान के सब सहयात्री एक एक कर चेकिंग के लिए चले गए तो उसने मुझे बैग थमाकर कहा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। फिर बिना मेरी ओर देखे वह तीर सा निकल गया। उन सजल आँखों के आंसू कहीं मेरी ही उपस्थिति में नीचे न ढुलक पड़े।
इसीलिए ऐसे भाग गया था क्या वह? बाबूजी को बिना सूचित किए ही मैं आ गई। द्वार पर खड़ी देख वे पहले मुझे एकटक देखते रहे, फिर दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गए। अंत तक उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा। शायद उनके सारे उत्तर उन्हें बिना प्रश्न पूछे ही मेरे चेहरे पर लिखे मिल गए थे। धीरे धीरे मेरी और बाबूजी की लज्जा पूरे ग्राम में फैल गई। मैं स्कूल जाती तो लड़कियां, अध्यापिकाएं मेरे चेहरे को ऐसी सहानुभूति से देखने लगती कि मैं लज्जा और खिसियाहट से धरा में धंस जाती। यहाँ तक कि बात को खोद खोद कर पूछने वाली चौकीदारनी खिमुली ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद सब ने मेरे अधीठ फोड़े की असह्य टपकन को स्वयं ही भांप लिया था और कोई भी अब मेरे सांप को मारना नहीं चाह रहा था। मैं नित्य सिर झुकाए स्कूल जाती और सिर झुकाए घर लौट आती। बाबूजी इसके बाद फिर कभी घर से बाहर नहीं निकले। उस दिन जो खाट पकड़ी, बस जाने के दिन ही सीधे अर्थी पर उतरे। एक बार जी में आया बदली करवा लूं, पर क्या होता बदली करा के? मेरा दुर्भाग्य, मेरी लज्जा क्या मुझे छोड़ देती? यही तो नारी का जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है मौसी। वह जहाँ जाती है उसका अतीत उससे पहले वहाँ पहुँच जाता है। सारी रात ही बातों में बीत गई थी। मुझे सब कुछ सुनाकर ललिता के हृदय पर धरी शिला शायद उठ गई थी, किंतु अब वही शिला मेरी छाती पर आ गिरी थी। कैसा अन्याय हुआ था उसके साथ, पर मैं जानती थी कि वह जिद्दी लड़की न कभी अपने प्रति किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेगी और न ही दूसरे परिवेश में ही रहना स्वीकार करेगी। मैं नहा धोकर आई तो वह अपनी स्कूली कफन लपेट चुकी थी। ऊंची धोती, खुरदुरा स्वेटर, काले शॉल का बुर्का, कांख में बदसूरत रजिस्टर और पैरों में सतरंगी मोजों पर डटे फौजी जूते। कुमाऊं मोटर यूनियन की पेट्रोल से गंधाती बस में बिठाकर उसने मेरे पैर छुए। छुट्टियों में लखनऊ ज़रूर आना, मैंने कहा तो मेरा गला भर आया, किंतु उसके शांत निर्विकार चेहरे पर विछोह की एक रेखा भी नहीं उभरी। वह खड़ी हंसती रही। तू अब उतर ललिता, बस चलने को है, मैंने कहा तो वह बड़े धैर्य से यात्रियों की असंख्य पोटली बुकचों, सेव की पेटियों को फांदती हिरनी सी बाहर छिटक मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अपना ध्यान रखना ललिता, लखनऊ ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह फिर हंसी और उसकी वही हंसी मेरे हृदय में भाले सी भीतर तक धंस गई, जैसे मैंने किसी मृत्यु पथ के यात्री को बरबस रोकने की चेष्टा की हो। मैंने खिड़की पर धरी उसकी अराल अंगुलियों को धीरे से दबाकर विदा ली। कभी कभी जब वाणी व्यर्थ होकर समस्त आयुध डाल देती है तो स्पर्श भी बहुत कुछ कह जाता है। मैं नहीं जानती मेरे उस क्षणिक स्पर्श ने मेरे हृदय की वाणी का अनुरोध कहाँ तक पहुँचाया, पर वह एक शब्द भी नहीं बोली। बस चली और वह खड़ी ही रही। उसने हाथ हिलाया और फिर अपने चक्की के पाट से जूतों से कच्ची मिट्टी का पथ रौंदती चलने लगी। मैंने गर्दन निकालकर देखा, धीमी पदचाप से नतमुखी हेडमास्टरनी अपने स्कूल का उतार उतरती धीरे धीरे धूल के विवर्त में डूबती मेरी आंखों से ओझल हो गई। विवर्त अर्थात घूमना, मुड़ना या परिक्रमा करना। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।